आज 25 मई 2022 है और आज 25 मई 2022 से ठीक 9 साल पहले और समय लगभग यही 4 साढ़े 4 बजे होंगे और रास्ता सुकमा से जगदलपुर को जोड़ने वाला था और इलाका था दरभा और तोंगपाल के बीच की एक घाटी। वो घाटी जिसे कभी कोई नहीं जानता था। बस्तर के आसपास के इलाकों के लोगों को छोड़ दें तो इसके अलावा कोई नहीं जानता था, लेकिन आज उस घाटी को पूरा देश और दुनिया में भी लोग जानने लगे। कारण उस घाटी का नाम है झीरम घाटी। अब आपको याद आ गया होगा हर वो मंजर, क्योंकि 25 मई 2013 को झीरम घाटी में एक बहुत बड़ा नक्सली हमला हुआ था। उस हमले में लगभग 32 लोग मारे गए थे और आज उस घटना को 9 साल बीत गए। हमारे दर्शक कई बार बोलते हैं कि झीरम घाटी की कहानी सुनाओ, तो आज मैं आपको झीरम घाटी की कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। बस्तर टॉकीज़ में हम आपको झीरम घाटी की कहानी शब्दशः सुनाएंगे। क्या हुआ था उस मंजर में वो सब चीज़ बताएंगे। कैसे बताएंगे? आंखों देखा हाल सुनिए। झीरम घाटी का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं मलकीत सिंह गैदू, बस्तर परिवहन संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और सबसे खास बात यह है कि मलकीत सिंह गैदू उस दिन परिवर्तन यात्रा में जो झीरम घाटी में जो हमला हुआ उसमें कांग्रेस की टीम में कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं तो बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे और जो बस्तर टाइगर कहे जाते हैं महेंद्र कर्मा, उनके साथी थे। मलकीत जी, आपका स्वागत है बस्तर टॉकीज में। हमारे दर्शक और देश दुनिया के तमाम लोग जो हमसे जुड़े हैं वो हमेशा ये जानना चाहते हैं कि झीरम घाटी में उस दिन हुआ क्या था। आप तो लगातार साथ में थे, उस घटना में भी थे, गोलीबारी भी सुनी और आपने भी कैसे आपकी जान बची, पूरी घटना को आप थोड़ा सा विस्तार से बता दें। जी नमस्कार तिवारी जी, और बस्तर टॉकीज का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बधाई भी देना चाहूँगा कि बस्तर टॉकीज जो है आज पूरे मुकाम पे पहुंच गया है। तो झीरम घाटी की जो घटना 25 मई 2013 की जो घटना थी, हम सारे नेता जगदलपुर से रवाना हुए क्योंकि सुकमा में परिवर्तन यात्रा की एक सभा थी। उस सभा में उपस्थित होने हमारे तमाम बड़े लीडर जो हैं हम साथ में गए, जिसमें मेरी गाड़ी में महेंद्र कर्मा जी बैठे थे और मैं ड्राइविंग कर रहा था और मेरे साथ पीछे अन्य हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी बैठे थे और हम लोगों ने यहाँ से यात्रा प्रारंभ की। रास्ते में जाते जाते जो है दरभा घाटी का जो एरिया आता है, सेंसिटिव एरिया जिसको कहा जाता है, वहाँ पे मैंने कर्मा जी को ये बातें कही कि कर्मा जी मुझे आरोपी रास्ते में नहीं दिख रहे। तब जाते समय कि वापसी? जाते समय। अच्छा, जाते वक्त ही मैंने कहा कि मुझे आरोपी नहीं दिख रहे हैं। तो उनका मतलब जवाब ये था कि बल्कि अंदर अंदर आरोपी रहते हैं, मेरे ख्याल आरोपी होंगे। तो मैंने इस चीज़ का सवाल किया था। फिर चलते चलते उन्होंने कहा कि यार महेंद्र कपूर के गाने लगा, मलकीत अपन गाना सुनते हैं। तो मैंने वो गाना लगाया। तो हम गाने सुनते हुए परिवर्तन यात्रा में पहुँचे। परिवर्तन यात्रा में पहुँचने के बाद फिर जब सभा समाप्त हुई, सभा समाप्त होने के बाद सभा में भी जो है कोई सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। मुश्किल से 2 से 4-5 पुलिस वाले हमको दिख रहे थे और कोई भी जवान वहाँ पे सभा में भी नहीं था। ये एक, क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि उसके एक दिन पहले बीजापुर में भी परिवर्तन यात्रा की सभा थी। उसमें आरोपी में हमको एंटी लैंड माइन्स गाड़ियाँ रास्ते में, आरोपी हमको पूरी सुरक्षा दी गई। अच्छा, मतलब एक दिन पहले बीजापुर में पर्याप्त? जी, पर्याप्त सुरक्षा थी। सुकमा में नहीं थी? सुकमा में बिल्कुल उस चीज़ को एकदम बिल्कुल नहीं था। ये चीज़ की चर्चा हमारी भी होती रही है। उसके बाद हम लोग जो है लंच लेने के बाद कर्मा जी ने नंद कुमार पटेल जी से ये कहा कि भाई हमारी केसूर में सभा है, तो हम लोग नंद कुमार पटेल जी पहले निकल जाते हैं। तो उन्होंने बड़े ही नम्रता से पूर्वक कहा कि लीडर हम साथ आएँ और साथ जाएंगे। अच्छा, कर्मा जी ने कहा? नहीं, हमारे नंद कुमार पटेल जी ने कहा। तो ये दिलों को छूता है मेरा, वो आवाज़ मुझे आती है, आज भी मुझे सुनाई पड़ता है। उन्होंने कहा था कि लीडर साथ आएँ और साथ जाएंगे, और आज दोनों हमारे बीच नेता शहीद हुए हैं। ये बहुत उस चीज़ को बड़ा हमें फील होते हैं, उनको यादों को याद करके, जैसे महेंद्र कपूर गाने और वहाँ सुनते हुआ वापस। फिर जब हमारा काफ़िला आ रहा था, फिर हम लोग एक साथ वहाँ से लंच लेके साथ में निकले और उसके बाद हमारा काफ़िला कूकानार पहुँचा। कूकानार में हमारे विधायक लखेश्वर बघेल जी के द्वारा स्वागत का रखा हुआ था, तो वहाँ स्वागत किया गया। वहाँ स्वागत करने के बाद हमारा काफ़िला वहाँ से निकला। चूँकि मैं ड्राइविंग कर रहा था और महेंद्र कर्मा जी जो है मेरी गाड़ी में बाएं साइड में बैठे थे और वरिष्ठ हमारे कांग्रेसी जो थे वो पीछे बैठे हुए थे। तो हमारा काफ़िला वहाँ से निकला। काफ़िला निकलने के बाद जैसे ही हम लोग दरभा घाटी पहुँचे, दरभा घाटी पहुँचने के बाद अचानक गोलियों की आवाज़ आई। अच्छा। और हमारे कांच को कोई सामने का मिरर हमारा फूटा, कांच फूटा और साइड का जो मेरा सीट के पीछे वाला पल्ले से गोली जो है मेरे फुटरेस्ट में आके लगी। अच्छा। तो कर्मा जी ने कहा कि नक्सलियों ने फायरिंग कर दिया, मलकीत गाड़ी भगाओ।
तो मैंने गाड़ी को जो है रेस किया, भगा फायरिंग चलती रही, 2 टर्निंग पहली फायरिंग चालू हो गई और उसके बाद हमला आगे जाने के बाद जैसे ही आगे विस्फोट हुआ और जो गाड़ियाँ जिस प्रकार से खड़ी होने लगी तो हमारी गाड़ियाँ एक दूसरे पे जो है डैश होना चालू हो गई। अच्छा। डैश होकर गाड़ियाँ हमारी रुक गई। लेकिन महेंद्र कर्मा जी ने बड़े ही निडरता से उस समय हम लोगों को उन्होंने ये कहा कि मलकीत और जितने भी मेरे साथी है सब लोग गाड़ी से कूद जाओ और नीचे सो जाओ। इस चीज़ का अनुभव को भी उन्होंने आखिरी वक्त में जो है हम लोगों को जो है बताया कि तुम लोग गाड़ी से कूद जाओ और नीचे सो जाओ। क्योंकि मैं इसलिए शब्द को कहना चाहता हूँ कि जितने गाड़ी में हमारे वरिष्ठ नेता बैठे थे वो शहीद हुए और आज हम जितने महेंद्र कर्मा जी की गाड़ी में बैठे थे वो सारे आज वहाँ से बच के आए हैं। क्योंकि घायल हुए हम लोग लेकिन वहाँ से बच के आए। सिर्फ हमारे बीच महेंद्र कर्मा जी जो हमारी गाड़ी में बैठे थे वही हमारे बीच आज नहीं है। अच्छा, आपकी गाड़ी में बाकी जो थे सब जीवित हैं? सब जीवित हैं। ओके। जी, क्योंकि उनका ही कहना था कि गाड़ी के नीचे लेट जाओ, सब लोग रोड में लेट जाओ। तो वो भी लेट गए होंगे? हाँ, वो भी लेट गए थे। और जैसी फायरिंग चालू हुई और अंधाधुंध फायरिंग तो मतलब ऐसी थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तड़ 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 गोलियों की आवाज़, ऊपर से बम फेंका गया। बम डिस्फ्यूज़ नहीं हुआ, हम लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली कि अब बम फूटेगा तो हमारा आखिरी समय आ गया है। तो वो एक बड़ा ही मतलब वो ऐसा समय था। तो फायरिंग चलती गई। उसके बाद जो है कुछ 15-20 मिनट के बाद फायरिंग के बाद फिर लखमा जी की आवाज़ आई और उन्होंने गोंडी में कुछ कहा। क्योंकि लगातार नक्सली माँ बहन की गालियाँ देकर जो है ये कह रहे थे कि सरेंडर करो, सरेंडर करो। अच्छा। उनका एक ही उद्देश्य था कि सरेंडर करो। अच्छा। जब सरेंडर की बात आती थी, जब लखमा जी का बात जो उस समय जो गोलियों की आवाज़ जो है और फायरिंग बंद हो गई थी। फिर जो है लखमा जी ने गोंडी में बातचीत की। उसके बाद हम तो गाड़ी को नीचे लेटे हुए थे। नीचे से हम देख रहे थे कि लखमा जी, नंद कुमार पटेल जी और उनके पीएसओ और उनके लड़के को जो है चारों को बांध के जंगल की ओर ले गए। अच्छा, बांध के ले जाया गया। और उसके बाद जो है फिर फायरिंग चालू हुई। उसके बाद फायरिंग कम से कम 1 घंटा फायरिंग चलती रही। लखमा जी और इनको ले जाने के बाद फिर से फायरिंग चालू हो गई। इधर से भी फायरिंग थी क्या? हाँ, हमारे तरफ से भी फायरिंग थी। हमारे तरफ से भी हमारे जो जवान थे लगातार फायरिंग कर रहे थे। अच्छा। लगातार फायरिंग हो रही थी और मैं भी पुश कर रहा था, भैया फायरिंग करो। हाँ, क्योंकि यही लग रहा था कि ऐसे ही बस ऐसे ही बचने का चांस अगर फायरिंग इधर से होती। बाकायदा हमारे जवान जो है फायरिंग कर रहे थे और फायरिंग करते करते कई जवान मेरे सामने मेरे ऊपर भी लेट गए, चले गए, ख़त्म हो गए। मेरे सामने भी ख़त्म होते मैंने देखा है जवानों को। उसके बाद जो सेकंड फायरिंग 1 घंटे के बाद जब नक्सली हमारे जो गोलीबारी हमारी इधर जितने भी जवान थे उनकी गोलीबारी कम हो गई, ख़त्म हो गई। तो फिर जो है धीरे धीरे नक्सली जो है पास आना चालू कर दिए। उसके बाद फिर जो है महेंद्र कर्मा जी खड़े हुए, फूलो देवी नेताम खड़ी हुई और महेंद्र कर्मा जी ने कहा और फूलो दीदी ने कहा कि भैया सिलेंडर कर रहे हैं, आप लोग फायरिंग मत करो। हम लोग महेंद्र कर्मा जी ने कहा कि मैं महेंद्र कर्मा हूँ। अच्छा। और फायरिंग मत करो। तो उस समय फिर जो है फायरिंग रुकी। उस समय फायरिंग रुकने के बाद मेरा ड्राइवर बिट्टू, मैंने उनको भी खड़ा किया। मतलब बिट्टू तुम खड़े हो जाओ, क्योंकि मुझे उस समय डर लग रहा था कि क्या मुझे पहचानते होंगे, क्या होंगे, कैसा होगा। तो मैं उस समय बहुत स्थिति मेरी वो थी, तो मैंने ड्राइवर को खड़ा किया। मतलब बिट्टू तुम खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम ड्राइवर हो, तुम बोल दो मैं ड्राइवर हूँ करके। तो बिट्टू जो है खड़ा होकर जो है उसने कहा कि भैया मैं ड्राइवर हूँ। और साथ में जो है उस समय फिर जो है हमारे महेंद्र कर्मा जी को, फूलो देवी नेताम जी के और बिट्टू को, तीनों को हाथ बांध के जो है नक्सली फिर जो है पहाड़ों की ओर ले गए। अच्छा। उसके बाद ले जाने के बाद जो है फिर फायरिंग चालू हो गई। फिर करीब 20 से 25 मिनट फायरिंग चलती रही। उसके बाद फिर पास आने लगे, क्योंकि मैं गाड़ी के बीच में लेट गया था। अच्छा, आपको नहीं ले गए? नहीं, मैं खड़ा होकर सिलेंडर किया नहीं। तो हम लोग जितने बाकी लोग बचे थे हम लोग सब थे। फिर फायरिंग चालू हो गए। फिर उनका आवाज़ आ रहा था फायरिंग, मतलब फायरिंग करते करते आवाज़ आती थी कि सिलेंडर करो। लेकिन कौन हिम्मत करे, इतनी चलती गोलियों के बीच में जो है कैसी हिम्मत करेंगे कि भाई कैसे हम करें। तो वो गोलियाँ चलती गई। उसके बाद लास्ट में जब हम नीचे सोए हुए थे तो हमको चुन के मारना चालू करे, मधु इस टाइप की बातें आज लगे कि मारो नीचे सोया है करके। अच्छा। तो जो है गोलियों की बौछार हमारे तरफ आने लगी। उसके बाद फिर आखिरी में जो है मैंने खुद खड़ा हुआ। खुद खड़ा होकर मैंने कहा कि मैं ड्राइवर हूँ, फायरिंग बंद करो। अच्छा, आपने भी यही कहा? मैंने भी यही कहा कि फायरिंग बंद करो। बिल्कुल बहुत ज़ोर से मैंने चिल्लाया, जितनी मेरी शक्ति चिल्लाने की थी मैंने चिल्लाया कि गोली मत चलाओ, हम लोग सिलेंडर कर रहे हैं। सारे जितने लोग मेरे साथ बाकी बचे थे, कर्मा जी के पीएसओ, हमारे जितने रायपुर के भी कई नेता थे हमारे साथ थे, अंजय शुक्ला जी थे और काफ़ी लोग थे जिनको मैंने कहा। फिर उदय मुदलियार जी भी गाड़ी से निकले, लेकिन वो गाड़ी से निकलने के बाद सिलेंडर कहते हुए वो वहीं पे गिर गए, क्योंकि गोलियां उनको ज़्यादा लग गई थी। अच्छा, उनको गाड़ी के अंदर लग चुकी? गाड़ी के अंदर गोली लग चुकी थी और वो जैसे ही बाहर निकले तो वो फिर जो है वहीं पे गिर गए। और उसके बाद हम लोगों ने फिर जितने लोग थे हम लोगों ने सिलेंडर किया। फिर हम लोगों को ले जाके पहाड़ी में बाजू में कम से कम 200-300 मीटर करीब है, वहाँ ले जाने के बाद हमको उल्टा लेटा दिया। उल्टा लेटाने के बाद
हम लोगों को आइडेंटिफाई किया कि इसमें से महेंद्र कर्मा जी के परिवार के कौन लोग हैं। अच्छा। और वाकी टॉकी में बातचीत कर रहे थे, क्योंकि उस समय जब कर्मा जी और हमारे बिट्टू ड्राइवर को सिलेंडर किया तो कर्मा जी की को शहीद उन्होंने कर दिया था। उनको मार दिया गया था। जब हम वहाँ पहुँचे तो कर्मा जी को मार दिया गया था। और जो लोग नक्सली वहाँ से एम्बुश करने के बाद जो वापस लौट रहे थे, उन्होंने फिर जो है कर्मा जी को हमारे सामने संगीनों के साथ ऊपर चढ़कर नारेबाजी कर बहुत ही विदरतापूर्व मतलब जो है उनकी हत्या होने के बाद भी जो है उनके साथ उनके बॉडी के साथ 100 के साथ जो है उन्होंने नाचा वहाँ पे। ये आप लोग के सामने हुआ है? हमारे सामने हुआ है। और उसके बाद आइडेंटिफाई हमारा किया। हम लोगों ने भी अपना नाम गलत बताया कि भाई हम रायपुर से हैं, ये हैं जो है। सब लोगों को पूछा गया, सब लोगों ने अपना अपना आइडेंटिफाई दिया। और तो जो फूलो देवी नेताम ने भी अपना परिचय गलत बताया? नहीं, फूलो देवी नेताम जी तो जब गोली उनको पैर में छर्रा लग गया था तो वो पैदल उनको नक्सलियों को उन्होंने कहा कि मेरे पैर में चोट लगे। वो बिट्टू पूरा उस समय साथ में था उनके। अच्छा, आपके जो ड्राइवर, जो मेरे ड्राइवर हैं वो साथ में थे। उन्होंने मुझे बताया कि फूलो देवी ने कहा कि मेरे पैर में गोली लगी है और मेरे को जो है यहीं बैठो, तो वो उनको उन्होंने बैठा दिया। अच्छा। बिट्टू को और मेरे महेंद्र कर्मा जी को जो है उन दोनों को बांध के अंदर ले गए थे। ओके जी। तो ऐसी घटना थी। उस घटना को देखकर हमारा मंजर आज भी जो है कांपता है, क्योंकि हमें शहीद हमारे इतने नेता हुए और हमारे सामने शहीद हुए तो हमको न्याय नहीं मिला। आज हम न्याय की बात करते हैं कि भैया जो इस षड्यंत्र के पीछे हैं, और षड्यंत्र नहीं, मैं तो सीधे सुपारी किलिंग कहूँगा कि जिस प्रकार से हमें सुरक्षा नहीं दी गई, जाते समय हमको आरोपी नहीं मिले, सभा में हमारे कोई सुरक्षा नहीं थी। और एक हफ्ता से पहले, जैसा इंटेलिजेंस ब्यूरो बाद में बताती है कि एक हफ्ता पहले से इतने सारे नक्सली सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होते हैं, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही थी? ठीक बात। तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह, वो क्या कर रहे थे? सब इनको जानकारी थी, सब इनके जानकारी में था। मुझे ऐसा लगता है इसकी अगर जांच होगी तो मैं चाहता हूं कि बड़े से बड़े नेता जो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, या ऐसे कई जो है भाजपा के चेहरे नाकाम या मतलब सामने बेनकाब होंगे, और ऐसे व्यक्तियों को जो है सज़ा मिलनी चाहिए, मेरा अपना मानना है। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले काफिले के आगे एक विस्फोट किया गया था, तो कोई ग्रामीणों की गाड़ी भी थी बताते हैं उसमें? हाँ, उस काफिले में जो है हमारे कई युवा लड़के थे जो उनका कोई लेना देना नहीं था। वो सामने सामने चल रहे थे। उनकी गाड़ी को विस्फोट बना के, लाल गाड़ी थी, उसकी गाड़ी को पहले विस्फोट किया गया। उस विस्फोट से जो है उसके बाद गाड़ियाँ हमारी जो है एम्बुश हमारा रुकना चालू हो गया था। अच्छा, आप तो जैसे अभी भी देख रहा हूँ मैं कि सोने का चैन पहनते ये करते हैं, तो जब नक्सली आपके पास आए तो किसी से लूट भी किए क्या? नहीं, सब चीज़ का किया उन्होंने। जब हमने गाड़ी में आके देखा तो मेरे मोबाइल भी नहीं था और मेरी एक पिस्टल भी थी। अच्छा। मेरी पिस्टल को भी वो ले गए, और जो मेरा साइड का सीट बेल्ट जो बांधने वाला होता है उनको भी काट कर जो है नक्सलियों ने उनको भी ले के चले गए वो। अच्छा। सामान सारा जितना था गाड़ी में सब वो ले के चले गए। लगभग कितने रहे होंगे मलकी जी वहाँ पे नक्सली, जो आपने देखा होगा? लगभग एक अंदाज अगर? नक्सलियों की संख्या तो कम से कम 150 से 200 की थी वहाँ पे। चूँकि कई महिलाएं भी थी। मैंने देखा कि 20 से 25 तो महिलाएं हमारे सामने आई, और जो हमारे कई लोग घायल थे। हर्षद मेहता जी हैं धमतरी वाले, वो घायल थे। मैंने नक्सलियों से हाथ जोड़कर अपील भी की कि भाई बहुत बुजुर्ग है, इनको गोली लगी है, कम से कम इनको इंजेक्शन लगा दीजिए, क्योंकि वो इंजेक्शन सबको लगा रहे थे। अच्छा, इंजेक्शन लगा रहे थे सब लोगों को। उन्होंने कहा कि हमारे उनके जो घायल थे, अच्छा, जो घायल नक्सली घायल थे उनको लगा रहे थे। मैंने उनको कहा कि भैया हमारे नर्सद में उनको इंजेक्शन, उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया कि हमारे कई लोग घायल हैं, हम दूसरों को इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन ये भी बहुत हिम्मत वाली बात है कि आपने हर्षद जी के लिए कहा। मैंने कहा, और मैंने तो अपील भी की, भैया हम लोग निर्दोष लोग हैं, हम लोग को मत मारिए आप लोग भैया। आप हमको ऐसा लगा कि हमारा आखिरी समय है। हमको जब उल्टा लेटा दिया गया तो हमको ऐसा लगा कि अब जो है बस कुछ सांसें बची हुई हैं। तो मैंने जो है निवेदन किया, वाला सा बात है। तो उन्होंने जो भी वहाँ का जो भी नक्सली थे, उन्होंने मेरे जो गाली गलौज भी किया मेरे को, तो कहाँ है सरदार जी तेरे सेंट्रल की फोर्स कहाँ है, तेरी यहाँ की फोर्स कहाँ है, बुलाओ उनको। अच्छा। इस तरीके से मेरे से उन्होंने बातचीत की। तो मैंने हाथ जोड़कर कहा कि हम लोग निर्दोष लोग हैं, हमको छोड़ दीजिए, हम लोग को ना मारिए। अच्छा, कितनी देर लगभग ये फायरिंग चली और पूरा मंजर कितनी देर? मंजर करीबन 1.25 से 1.5 घंटा चला है पूरा। अच्छा। फायरिंग जो चली है 1.25 से 1.5 घंटा फायरिंग चली है। इस 1.5 घंटे के फायरिंग के दौरान वहीं पास ही में दरभा थाना है,
तो आसपास से कोई फोर्स नहीं आई रिलीफ के लिए? उसी चीज़ की तो मैं मांग कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से दरभा थाने से में इतनी फोर्स बैठी हुई थी, और वो हम लोगों ने जब नक्सली चले गए जाने के बाद जब मैं बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद जब मैंने देखा कि 2 मीडिया कर्मी थे वो सामने आए, उनको देखकर मेरे जो है सांस में सांस आई कि अब जो है हम बच गए। उसके बाद जो है हम लोगों ने वहाँ से फैसला किया। मैंने कहा कि भैया अगर यहाँ रहते हैं, अभी इनसे नक्सलियों से बचे हैं, तो कहीं फोर्स आके हम लोग को ना मार दे। इस कारण हम लोगों ने तय किया कि हम पैदल रास्ता अपनाते हैं। अच्छा, वहाँ से फिर पैदल? तो हमारे मीडिया कर्मी साथ में थे, उनको मैंने कहा कि भैया आप लोग साथ में चलिए हमारे, और पैदल पैदल जो है हम लोग जब गए, कम से कम 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर यहाँ के जो उस समय तत्कालीन एसपी थे मयंक और एडिशनल एसपी सलाम थे, ये लोग अपनी फोर्स के साथ पैदल पैदल आ रहे थे। तो मैं काफ़ी नाराज़गी व्यक्त किया कि भाई अभी आप पहुँच रहे हो और हमारे सारे नेता जो है सारा चीज़ ख़त्म हो गया है। ठीक बात। तो वो एक मंजर बड़ा मतलब सोच का विषय रहता है कि इतने इतने घंटे फायरिंग होना, और 1 मिनट 2 मिनट में जो है दरभा थाने को भी सूचना हो गई थी, क्योंकि हमारे जो बाकी लोग जो मरे हैं वो इधर से आ रहे थे और वापस मुड़ के गाड़ियाँ चले गए। दरभा थाने को सूचित भी कर दिए कि भैया एम्बुश लग चुका है और वहाँ पे लोग हमारे फंस गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कोई चीज़ का हमको नहीं मिला। हम लोग भगवान से ये विनती कर रहे थे बार बार हाथ जोड़ के कि भगवान हमारी फोर्स आ जाए, भगवान हमारी फोर्स आ जाए, और हमारी फोर्स आ जाएगी तो हम बच जाएंगे। हमको एक ही उम्मीद लग रही थी, फोर्स से ही, बस फोर्स से ही उम्मीद लग रही थी कि हमारी फोर्स आ जाए, और वही नहीं पहुँची। यही बड़ा जो है दुख का विषय है। अच्छा, जब महेंद्र कर्मा जी को मार दिया गया और सारी चीज़ें, तब तक नंद कुमार पटेल और उनके जो पुत्र हैं दिनेश पटेल, उनकी जानकारी आप लोग को नहीं थी? नहीं, उनकी जानकारी हमको नहीं, क्योंकि पहले चरण में जो है वो उन्होंने सिलेंडर किया तो वो उनको दूसरी पहाड़ी में ले गए। अच्छा। आगे ले जाके आगे पहाड़ी, उनको वहाँ पहाड़ी में ले गए थे, क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि वहाँ पहाड़ी में उनको लेके गए थे। और महेंद्र कर्मा जी को जो दूसरी जगह, दूसरा जो उनका जो सेंट्रल कमेटी का जो उनका एरिया होता है, अलग अलग उनका पार्ट में बटा हुआ था। जो कर्मा जी को था वो इधर वाले में तो क्या पता नहीं कौन था, इधर वालों में जो वाकी टाके लिए घूम रहा था, हम तो जानते नहीं है कौन नक्सली थे कैसा थे। बाकी हम लोगों ने आपस में सब गोंडी में ही बात कर रहे थे, हिंदी बात कर रहे थे। अच्छा। हिंदी में भी बात कर रहे थे और गोंडी में भी बात कर रहे थे। हिंदी में क्या बोल रहे थे वैसे? हिंदी में जिस प्रकार का हमसे बातचीत कर रहे थे कि तुम्हारा सेंट्रल फोर्स कहाँ है, तुम्हारा ये क्या, तुमको सिलेंडर करने बोल रहे थे, तुम सिलेंडर नहीं कर रहे थे, ये कर रहे थे, मतलब हिंदी में बात कर रहे थे। और वाकी टाकी से भी जो बात कर रहे थे कि भाई यहाँ का मिशन पूरा हो गया है। अच्छा। और नंद कुमार पटेल का क्या हुआ, हमारे सामने जो बातचीत कर रहे थे वाकी टाकी में वो बातचीत कर रहे थे। अच्छा, आपस में पूछ रहे थे कि नंद कुमार का क्या हुआ यहाँ का मिशन, मतलब महेंद्र पूरा हो गया, महेंद्र कर्मा का मिशन जो है यहाँ पूरा हो गया। अच्छा, महेंद्र कर्मा जी को तो बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली हुई थी, मैं सुना। बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। वो क्या करते थे कि गाड़ियों को हमेशा बदल कर चलते थे। अच्छा, ताकि उनकी चिन्ह, कभी भी ऐसे सफ़र में जाते चिन्ह इतना हो तो गाड़ियों का जो है उस गाड़ियों में, इस गाड़ी में, तो वो मेरी गाड़ी में साथ में गए थे। मैं ही जगदलपुर से हम लोग एक साथ गए थे और एक साथ वापसी हमारी एक ही मेरी गाड़ी में हो रही थी। अच्छा। मेरी पजेरो स्पोर्ट्स गाड़ी थी। उसमें हम लोग सवार थे। अच्छा, उस दौरान जो पूर्व सीएम थे अजीत जोगी, वो भी इस परिवर्तन यात्रा में गए हुए थे? परिवर्तन यात्रा में वो भी थे, वो भी सभा में थे। सभा में तो हम लोग भी थे, सारे लोग थे, वो भी सभा में थे। तो वो कैसे लौटे थे? पर वो हेलीकॉप्टर से ही सुकमा पहुंचे थे और हेलीकॉप्टर से सुकमा से वापस चले गए थे। अच्छा। तो आज इतने साल बीत गए और इतनी एसआईटी गठित की गई और एनआईए में भी चले गया मामला, क्या आपको क्या फील होता है? उस समय का मंजर आज याद आता है तो लगता है कि क्यों इस पे राजनीति हो रही है, मौत पे भी राजनीति हो रही है क्या? इसमें खुली बात है कि भाजपा इसमें राजनीति कर रही है। अच्छा। भाजपा नहीं चाहती है कि षड्यंत्र का पर्दाफाश हो। भाजपा को सामने होकर इस पर्दाफाश का वो करना चाहिए, क्योंकि वो डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं से उनकी संलिप्तता है, वो डरे हुए हैं, ये जांच नहीं होने देना चाह रहे। क्योंकि आपने देखा होगा एनआईए की भी मांग की गई तो उस समय कोर्ट में इन्होंने लगाया, पता नहीं क्या रमन सिंह जी को और क्या धर्मलाल कौशिक को, इसमें क्या सच्चाई को सामने आना दो ना। आप खुलकर उस चीज़ को बोलिए, और खुलकर सच्चाई सामने आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और हमें भी न्याय मिल जाएगा कि जो षड्यंत्र में जो लोग इसमें शामिल थे, षड्यंत्र तो सुपारी की लिंक तो हुई है, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, उस समय बीच में कुछ समय, हालांकि अब अजीत जोगी जी नहीं रहे, लेकिन उनके ऊपर भी कई बार आरोप लगते रहे हैं इस पे कि उनका भी इसमें हाथ था। आपका क्या लगता है आपको? मैंने तो कहा ना कि इसमें षड्यंत्र है। षड्यंत्र में अब कौन कौन लोग शामिल हैं? भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह तो इसमें बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ, शामिल हैं। अच्छा। मुझे पूरा इसमें यकीन है, क्योंकि वही जो है शुरू से इसमें पर्दा डालते आ रहे हैं। ठीक बात। आज उस मंजर को याद करते हैं तो कैसा फील करते हैं आप मलकित भैया? उस मंजर को याद करके तो मैं तो समझता हूँ कि मेरा जो जन्मदिन था, आज आपका दूसरा जन्मदिन है। आज मैं ही आज के दिन ही अपने जन्मदिन को मनाता हूँ कि मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि मेरा दूसरा जन्म हुआ था।
उस दिन मैं अपना जन्मदिन जो पहले मनाता था, अपना जन्मदिन को डेट को चेंज कर अच्छा, आज ही के दिन मैं जो है अपने आप को सोचता हूँ, लेकिन मेरे इतने लोग शहीद हुए इस कारण मैं जन्मदिन नहीं मनाता, सेलिब्रेट भी नहीं कर सकता। दुख का दिन है और लेकिन जीवन भर जीवन आपको याद हमारा रहेगा। दूसरा है, ये हम दूसरा कह सकते जीवन हैं कि है। दूसरा जीवन हाँ है, जी। क्योंकि मुझे भी गोली लगी थी, मैं भी घायल हुआ था। अच्छा, आपको हाँ, कहाँ लगी थी पीछे पीठ पे जो है, अच्छा, हाँ, छर्रा के घुसा था, ओके। मुझे भी गोली लगी थी। तो आपके जो ड्राइवर हैं बिट्टू, वो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं जब महेंद्र कर्मा जी को हाँ, मारा जब गया। महेंद्र कर्मा जी ने सिलेंडर किया तो मेरा ड्राइवर बिट्टू और फूलोदेवी नेता, में 3 लोग गए। फूलोदेवी नेता को रास्ते में रोक दिया गया क्योंकि गोली लगी थी। मेरे ड्राइवर बिट्टू और महेंद्र कर्मा जी को जो है अंदर ले जाया। तो क्या उनसे बात कर सकते हैं? हाँ, उनसे बात कर सकते हैं। तो ये मलकीत सिंह गैदू जी हैं जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और बस्तर में काफ़ी जाना पहचाना नाम है और प्रदेश स्तर में भी। इन्होंने पूरे आंखों से उस घटना को देखा है और खुद मलकीत सिंह गैदू जी भी कहते हैं कि ये उनका दूसरा जन्म है। 25 मई 2013 को जब उस मंजर से बाहर निकल कर आए तब इन्हें लगा कि इनकी ज़िंदगी इन्हें दोबारा मिल गई है। लेकिन जब महेंद्र कर्मा की हत्या की जा रही थी उस वक्त के चश्मदीद गवाह के तौर पे इनके जो वाहन चालक हैं बिट्टू, वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बिट्टू, मैं चाहूँगा आप भी आ जाएं तो आपसे भी उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि जब बिट्टू ने आंखों देखा हाल बताएंगे कि महेंद्र कर्मा जी को कैसे नक्सलियों ने मौत के घाट उतारा, क्योंकि जब उनकी हत्या की जा रही थी उस वक्त मलकीत सिंह जी और साथ ही साथ फूलोदेवी नेताम और अन्य नेता कुछ दूरी पे थे। बिट्टू, उस दिन जब ये जो झीरम की घटना है, हालांकि बहुत भयानक है, कभी आपसे किसी मीडिया वाले ने चर्चा नहीं की और मुझे नहीं लगता कि उस मंजर को बार बार याद करना चाहिए, लेकिन फिर भी सभी जानना चाहेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। मलकीत सिंह गैदू जी ने बताया कि आपको लेकर नक्सली चले गए, साथ में महेंद्र कर्मा जी को भी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर जैसे ही वहाँ से अपन अंदर गए, पहले तो दीदी को बाहर ही बिठा दिए क्योंकि दीदी की चोट लगी थी। तो दीदी बोले कि दादा ऐसे ऐसे मेरे से चलने नहीं हो रहा, तो बोले आप यहाँ बैठिए। तो पुलिया के पास ही हमारे हाथ ऐसे पीछे बांध दिए गमछों से। अच्छा। और आगे आगे मानवीय महेंद्र कर्मा जी और पीछे पीछे मेरे को, तो काफ़ी दूर ले जाके मेरे को तो लेटा दिए, पहाड़ी है, लेटा दी वहाँ, बोले उल्टा लेट जाओ। अच्छा जी, तो मैं चुपचाप उल्टा लेट गया। तो उनको थोड़ा सा यहाँ से जैसे ये दीवार इतनी दूर ले जाके बिठा दिए और फिर उनके साथ बातचीत की। वो बातचीत किससे? महेंद्र कर्मा जी से? महेंद्र कर्मा जी से गोंडी में बात किए होंगे। अब ऐसा है कि वो भाषा मेरे को कुछ हाँ, समझ, एक भी शब्द जो है वो पल्ले नहीं पड़ा। हाँ, क्या बात कर रहे हैं इतना समझ आ रहा है, मतलब डर भी लग रहा था, खाली ऐसे ऐसे करके देख रहा था कि हाँ। तो उसके बाद जब आखिरी में उन्होंने बोला कि हाँ मैं महेंद्र कर्मा हूँ। अच्छा, हाँ, ये उन्होंने हिंदी में कहा? हाँ, तो इतना आपको समझ? हाँ, बस इतना ही समझ आया और उसके बाद उन्होंने उनको शूट कर दिया। जब पहली गोली उनको लगी वो देखी, उसके बाद तो मैं मतलब इतना घबरा गया और आंख बंद कर लिया और मुंह से उल्टी हो गई आपके? हाँ, अच्छा, क्योंकि कभी देखा नहीं ऐसा। और तो पहली गोली उनको क्या सीने पे मारे कि पीठ पे? ये हमारे, अच्छा, सिर पे टिका के गोली मारी? मतलब टिका के नहीं, काफी मतलब डिस्टेंस था थोड़ा सा। ओके। हाँ, उसके बाद तो फिर क्या मतलब क्या दुनिया भर का वो क्या किए, सुनाई तो दे ही रहा था ना जी कि किस टाइप का कर रहे हैं, कि मार रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं फिर रो के, और मैं बोला दूसरा तो कोई है नहीं, ठीक बात, मैं ही हूँ। ठीक है। तो ऐसा करके मैं थोड़ा सा मुँह ऐसा किया, मैं दादा रो के देखिए हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, और हम लोगों को आना पड़ता है, मजबूरी। अगर आप बोलोगे कि मत आओ तो आज के बाद हम लोग नहीं आएंगे। तो फिर उन्होंने गाली दे के मेरे बोला मादर चो चुपचाप सो। अच्छा, तो मैं या ऐसा करके चुपचाप बस, उसके बाद मन में जो भी भगवान सारे याद किया, मैं बोला भगवान आज एक बार बचा ले, तो वही हुआ। कितनी गोलियां मारी गई होंगी महेंद्र कर्मा को लगभग, अगर अंदाजा? नहीं, अंदाजा भी एक का तो अंदाजा है। तो उसके बाद आंख बंद करने के बाद अब खंजर मार रहे हैं कि अच्छा। जो गन के आगे मतलब लगे रहते हैं, वो उससे कर रहे हैं कि गोली मार रहे हैं कितने, मतलब। और वो फिर हल्ला भी करने लगे ना कि थोड़ा सा जैसे अपन कोई चीज़ को वो जश्न मनाने लगे, जीत के हैं तो ऐसा टाइप हो। तो अपने को उसमें उतना समझ नहीं आया, लेकिन किए बहुत कुछ उनके साथ। अच्छा, जो नहीं भी करना था वो भी मतलब काफ़ी उन्होंने हद तक किया है। जो मारते हुए गोली देखा हूँ, उसके बाद का मंजर जो है उन्होंने किया वो मैं आंख बंद करके खाली कान का एहसास कर सकता हूँ। बाकी फिर कितनी देर आप वहाँ थे? तो मैं काफ़ी देर था। अच्छा, मतलब काफ़ी देर के बाद, मतलब मैं तो लेटा ही था। तो उसके बाद हमारे साहब मलकीत सिंह गैदू जी और काफ़ी लोग सिलेंडर होकर जब अंदर आए, तो उनको फिर सबको लिटा के बोले कि ये देखो तुम्हारा महेंद्र कर्मा। अच्छा, सबको दिखाए। उसके बाद अच्छा, माओवादियों ने दिखाया? हाँ, कि ये देख लो, यही है महेंद्र कर्मा, ये देख लो। सब देखे, सब उसके सबको लिटा दिए। उसके बाद फिर
अपना क्या क्या किए दुनिया भर का आज गाना। उसके बाद फिर काफ़ी देर के बाद वो चले गए। तो जब आप अपने मलकीत सिंह जी को देखे होंगे तब आपको सांस में सांस आई होगी? क्योंकि कि ऐसा है ना सर कि जब हमारे मालिक सामने दिख गए तो हमको लगा कि अब हमें कम से कम एक उम्मीद है कि कोई कुछ करेगा तो कम से कम थोड़ा बोल तो सकते हैं। अच्छा भाई इसको क्यों मारना है, गरीब आदमी है ऐसा टाइप का। हाँ ठीक बात, कोई तो बोलेगा। हाँ, और कोई बोले ना बोले हमारे मालिक तो बोलेंगे। आपके साथ मारपीट भी की क्या? नहीं कुछ नहीं किया। अच्छा, सिर्फ बैठा दिया, लेटा दिए तो उल्टा। कोई मारपीट नहीं, कोई मतलब ऐसा कोई गलत व्यवहार भी नहीं किया उन्होंने। सिर्फ जब रो के बोला तो फिर एक तो इतना तो बोलना ही उन्होंने कि मादर चो चुपचाप सो। ठीक है। फिर जब आप वहाँ से निकले तो क्या दिखा? आप चारों तरफ लाश का मंजर, चारों तरफ जब शाम हो गई तो अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही डर के मारे। तो सब एक दूसरे को देखे। उसके बाद हमारे साहब मलकीत सिंह गैदू जी सबको देखे और बोले चलो। अच्छा, हिम्मत करेंगे तभी तो कुछ होगा। ठीक बात। तो हिम्मत करके इनके नेतृत्व में ये आगे आगे चले। हम आजू बाजू देखते हुए चले कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो रोड में आए, रोड में आके देखा तो गाड़ियों के तो हालत ख़राब। हमारी गाड़ी में तो कम से कम 35 से 40 गोली, और ये जो सीट का टेका रहता है यहाँ गोली थी, और सीट के पीछे वाले में, और पूरे कांच वगैरह सब बेल्ट जितनी थी ना। अच्छा। एक टायर पूरा मतलब बस्ट हो गया था गोली। आप किस गाड़ी में थे जब फायरिंग शुरू हुई? मैं जी हाँ इनकी गाड़ी में था, इन्हीं का ड्राइवर था। तो ड्राइव आप ही कर रहे थे? नहीं, हमारे साहब खुद कर रहे थे, क्योंकि महेंद्र कर्मा जी बैठे हुए थे। तो उस समय फिर वो बोल देते हैं कि चल बिट्टू पीछे बिठा दे, तो मेरे साथ चल ड्राइविंग कर। तो ऐसा अक्सर होते आया, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैं पीछे बैठा हुआ था सबसे लास्ट वाली सीट में। तो जब ऐसा हुआ तो फिर आज उस समय को याद करते हैं तो कैसा लगता है? अब देख लीजिए, याद करते करते पसीने भी छूट रहे हैं और बाँह के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। आज भी उस चीज़ को महसूस करते तो डर पैदा हो जाता है। ठीक बात। जाने की इच्छा नहीं होती उधर। आज भी उस घटना स्थल पर जाने की इच्छा नहीं होती। हालांकि अब तो चलो काफ़ी रोड चौड़े हो गए हैं और सब ये सब हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ा सा वहाँ जाओ तो उस पास में थोड़ा सा मन में लगता है कि इधर उधर देखते रहते हैं कि कहीं ऐसा कुछ कोई गोली हमारे साथ हो ना जाए। लगता है कि न्याय मिला नहीं, इस बात का अफसोस। अब ऐसा है साहब, ये सब बड़ी बात है। ठीक बात है ना, बड़े लेवल की बात है। क्या है कैसा है ये सब हम लोग ज़्यादा जानकारी रखते नहीं। ठीक बात। अपना काम है गाड़ी चलाना, उतने तक रहें तो ठीक रहता है। हाँ सही बात। तो ये बिट्टू हैं। झीरम घटना के संबंध में आपने कई रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, कई कहानियाँ सुनी होंगी, कई लोगों की कहानी, कई लोगों की जुबानी आपने इस कहानी को सुनी होगी। लेकिन दरअसल आज मैं आपको झीरम की कहानी उस व्यक्ति के मुंह से सुनाना चाह रहा था जो प्रत्यक्षदर्शी रहे इस पूरी घटना के, मलकीत सिंह गैदू जी। और सबसे बड़ी बात कि बिट्टू जो हैं आज पहली बार मीडिया के सामने आकर इस बात को उन्होंने बताया है कि महेंद्र कर्मा की हत्या किस तरह से की गई थी। आप लोगों को लगता था कि झीरम की कहानी को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। झीरम के कई पेच हैं, अभी कई अलग अलग हिस्सों में आपको अलग अलग पेच से मैं इस झीरम की कहानी को समझाने की कोशिश करूंगा। घटनास्थल पर भी लेकर चलूंगा, कभी वहां की स्थिति को भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से माओवादियों ने अटैक किया होगा, पहला विस्फोट कहां से किया गया होगा, और वो गाड़ी का टुकड़ा आज भी वहां पे पड़ा हुआ है ग्रामीणों का, जिसे माओवादियों ने सबसे पहले उड़ाया था। तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को समझाते हुए भी झीरम समझाऊंगा। लेकिन आज झीरम की 9वीं बरसी है, न्याय नहीं मिला, स्मारक जरूर मिला है, लेकिन मुझे लगा कि इस कहानी को हूबहू उनसे सुनना जरूर चाहिए। यदि आपको लगता है कि झीरम की इस कहानी को, इस सच्चाई को हर व्यक्ति को जानना जरूरी है, हर व्यक्ति तक इसकी सच्चाई पहुंचना जरूरी है और इंसाफ उन पीड़ितों को मिलना चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, बस्तर टॉकीज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।